ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का निदानात्मक कक्षाओं हेतु एक मॉड्यूल सेट किया गया है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से है। ये जो मॉड्यूल सेट है ये कमज़ोर छात्रों के लिए प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, एमपी बोर्ड की तरफ से। जो भी मैथ और अन्य सब्जेक्ट में भी कमज़ोर छात्र होते हैं तो उनके लिए एक बुक अलग से तैयार की जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो वार्षिक में आने की संभावना बनी रहती है। तो वही निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है। आपके लिए हर सब्जेक्ट के ये मॉड्यूल सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर बुलाइए, उनको बताइए कि इस चैनल पर आपको मॉड्यूल सेट प्रोवाइड किए गए हैं। उनका अध्ययन एकदम अच्छे तरीके से इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। तो ये सबसे पहले हम कक्षा 10वीं के गणित की मॉड्यूल सेट की बात करते हैं जो भी 2023-24 में प्रोवाइड किए गए हैं एमपी बोर्ड की तरफ से। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से आपका पेपर सेट किया जाना है और कितने नंबर तक के क्वेश्चन आने हैं और किस प्रकार से आने हैं, और साथ ही साथ हर पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन सहित मतलब आंसर भी उनके प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपको ये जो क्वेश्चन हैं जरूर करके लगाने चाहिए। जो भी कमज़ोर छात्र हैं और जो होशियार भी हैं उनको भी इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाना चाहिए एक बार। तो इस मॉडल सेट में कह सकते हैं या मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं वो हम आपको पार्ट बाय पार्ट है ना, चैप्टर बाय चैप्टर आपको दिखाने वाले हैं और उनको सॉल्व भी करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि खाली दिखा के, है ना, उनको आपको एकदम अच्छे से डिटेल से समझाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, पहले अध्याय की तरफ चलते हैं, है ना। पूरी की पूरी बुक है। यदि आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वहां से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर सकते हैं ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। तो वहां पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर ग्रुप पर ये पूरी की सभी सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की जो है निदानात्मक मॉड्यूल सेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर तो हम सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जानकारी यदि आप पढ़ना चाहते हैं पूरी बुक में प्रोवाइड की गई है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंक विभाजन बताया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंक विभाजन है। यहाँ अंक कितने नंबर का अंक कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका पूर्णांक 75 नंबर का आएगा और यहाँ पर ये 3 घंटे की टाइमिंग दी गई है। यहाँ पर अध्याय का नाम दिया गया होगा और यहाँ पर अंक विभाजन दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका अध्याय है वास्तविक संख्याएं, उसमें से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। इस बार उन्होंने ब्लूप्रिंट हटा दिया है कि कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये बस नहीं आपका रहेगा। बाकी ये मान के चलिए कि लगभग जैसा कि ब्लूप्रिंट था वैसे ही थोड़ा मोड़ा चेंज करके देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उस ब्लूप्रिंट को भी याद रखना है ना। तो इसमें आपको 6 नंबर का पूछा जाना है। फिर दूसरा अध्याय है जो आपका बहुपद, उसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन मतलब एक भी पूछा जा सकता है और 2-3 भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन आपका पूछा जाएगा 5 ही नंबर का टोटल। जैसे मान के चलो एक उन्होंने विकल्प दे दिया, एक खाली स्थान दे दिया, 2 क्वेश्चन ये हो गए और 3 नंबर के क्वेश्चन दे दें तो हो गए 5। ऐसे मतलब अंक टोटल 5 नंबर का देंगे, लेकिन आगे पीछे कहीं हो सकता है कि 5 नंबर का ही क्वेश्चन दे दें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके अंक विभाजन हो गए। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2023-24 की अंक योजना अनुसार प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार होगा। देखिए किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सेट किए जाना है। जो
आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक होंगे और उसमें 30 वस्तुनिष्ठ होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। हर एक क्वेश्चन को आपको 1 नंबर दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन का। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछे जाएंगे 6 विकल्प, दूसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 6 रिक्त स्थान, तीसरे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे 6 असत्य और असत्य, है ना, सत्य भी हो सकते हैं असत्य भी। चौथे क्वेश्चन में पूछे जाएंगी 6 जोड़ियां। पांचवें क्वेश्चन में आपको 1 वाक्य में उत्तर 6 पूछे जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपके 6 पंचे 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो भी 30 नंबर के ये हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न हो जाते हैं। 12 प्रश्नों के लिए आपके 2-2 नंबर दिए जाएंगे। तो 12 दूनी 24 नंबर के आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 18 से 20 तक 3 प्रश्न हो जाते हैं। 18, 19 और 20 ये 3 प्रश्न आपको 3-3 नंबर के दिन निर्धारित किए गए हैं। फिर इसके बाद 21 से और 23 तक के प्रश्न जो पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में वो 3-3 नंबर के होंगे, जिसमें से आपको 4-4 अंक दिए जाएंगे, 4-4 नंबर दिए जाएंगे। 3 प्रश्न होंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। इस प्रकार 3 और 3 6, 5, 11, 12, 23 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में। और अंक विभाजन आपको बता ही दिया है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इसके आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ और दिया गया है। आपको इसको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए थोड़ी देर के लिए और पढ़ते रहिए, है ना। उसको पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरी ये जो आपकी बुक में दी जाती है ना श्रेणी, एक तरीके से प्रश्न क्रमांक कितना, ये पाठ इतने नंबर पेज से चालू है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अध्याय की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है ना। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक भाज्य को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह खंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे किसी संख्या की आप गुणनखंड करते हैं, मान के चलो, है ना, जैसे हमने किए, जैसे हमने 15 के गुणनखंड करते हैं तो हमने पहले 3 से ना काट कर 5 से काट दें। तो 5 दिया 15, 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटा, 5 एकम 3 एकम 3। तो मतलब ये क्रम पहले हमने 5 से काटा फिर 3 से काटा। और यदि ये क्रम हम ऐसा बना दें, जैसे 15 को काटे, पहले 3 से काटे तो 5 15, फिर 5 से काट दें, 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ रहा था पहले 3 और फिर 5, है ना, पहले 3 और 5 आया, जबकि यहाँ क्या है 5 और 3 मतलब क्रम चेंज हो गया। तो मतलब क्रम चेंज भी हो जाए अगर, तब भी जो अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनका जो गुणनफल होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कि यहाँ जैसे हमने 3 का 5 में गुणा करें तो 15 आता है, तो यहाँ पर 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उनका क्रम चेंज हो जाए तब भी जो गुणनखंडन है वो एक जैसा ही बना रहेगा, अद्वितीय होगा वो, है ना। तो ये बताया गया है इसमें। फिर इसके बाद प्राकृत, दूसरी चीज इसमें क्या समझाई गई है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है ना। फिर इसमें दूसरी चीज ये बताई गई है, यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिएगा, है ना। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आपको याद रख लेना है। और ये जो तीनों पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि विकल्प में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैकल्पिक मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये है a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हैं तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B हो जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका शायद आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से आता होगा। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6
टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछा गया है। क्या ये 6 की पावर n है, n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिस पर यह 0 पर समाप्त हो जाए? तो ये क्वेश्चन आपको समझाया भी हुआ है पहले भी, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप वहाँ नहीं देखना चाहते, यहाँ भी आपको एकदम अच्छे से समझा देंगे। तो कोई संख्या 0 पर समाप्त कब हो सकती है? यदि उसके गुणनखंड करें हम और उसके गुणनखंड हमें 2 गुणा 5 के रूप में मिल जाए, मतलब 2 की घात में कुछ मिल जाए, जैसे 2 की घात 2 मिल जाए और 5 की घात कुछ मिल जाए। मतलब जैसे खाली हमने कुछ नहीं लिखा, केवल इतना लिखा, क्या 0 बनेगा कब? 2 और 5 के गुणा करने पर, 2 पंचे 10। केवल जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, केवल तभी 0 बनने की संभावना है, इसके अलावा 0 नहीं बन सकता है ना। तो अगर हम 6 के गुणनखंड करें और 6 के गुणनखंड में 2 और 5 मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसे यहाँ पर देखिए हल भी लिखा हुआ है एकदम अच्छे से उन लोगों ने। किसी संख्या की 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि वह 2 और 5 दोनों, कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होगी? जब वह 2 और 5 दोनों से क्या हो? विभाज्य होनी चाहिए। जबकि यहाँ क्या है, जबकि हम 6 की जो गुणनखंड करते हैं तो 6 में 2 गुणा 3 की पावर n, इससे स्पष्ट है कि 2 से विभाज्य है परंतु 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 5 तो है ही नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाए, है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। यदि आप इस प्रकार से लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि ये एमपी बोर्ड की तरफ से ही बनाई गई बुक है और इसको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अब में, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले आपको ऐसे गुणनखंड कर देना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 0 के 0 जमा करते हो, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 1 बचा 2 पंचे 10 हो जाएंगे। फिर आपको 5 से डिवाइड कर देना है तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर 7 से तो 7 से कम 7, और फिर ये 140 आपको यहाँ लिख देना है। उसके जो गुणनखंड इस पर इस साइड लिखे हुए हैं अभाज्य गुणनखंड, उनको गुणा के रूप में, है ना, लिख देना है। और यदि कोई गुणनखंड ऐसा है जो एक से अधिक बार है, तो जितनी बार होता है उतनी उसकी घात में लिख देते हैं। जैसे 5 दो बार लिखा, 2 गुणा 2 2 बार लिखा तो 2 की घात 2, 5 एक ही बार लिखा तो 5 की घात 1, और 7 एक बार लिखा तो 7 की घात 1। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तीसरा एग्जाम्पल आपका इसमें दिया गया है, देख सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में ये पूछा गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनके केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और फिर उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देने हैं, आपको सामने देख सकते हैं। और फिर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है उसको एचसीएफ बोलते हैं, और जो दोनों में कॉमन नहीं होता उसको एलसीएम में, पहले एचसीएफ बता देते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं? जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, इसका मतलब ये 2 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना आएगा? 2। एलसीएम निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार लेते हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये 2 है तो इसमें 2 है तो 2 को एक बार लेंगे, और ये 2 भी ले लेंगे, मतलब, या फिर अगर घातांक रूप में लिखे हुए हैं तो जो बड़ी घात होती है हमेशा उस संख्या को लेते हैं। जैसे इसमें 2 की घात 2 है और इसमें 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे एचसीएफ में, ठीक। इसमें 3 की घात 1 और इसमें है ही नहीं है तो उसको भी लेंगे। इसमें 5 की घात 1 है तो उसको ले लेंगे। मतलब एलसीएम में उच्चतम घात वाला पद लेते हैं, है ना, और फिर इनका गुणा कर देंगे, जो कुछ आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें 60 आया एलसीएम, तो 60 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 4, वो इस प्रकार से है, HCl निकालना है आपको, HCl निकाल दी, HCl नहीं लिखना था, HCF लिखना है, यहाँ पर गलत छाप दिया उन लोगों ने। तो HCF ऑफ इसने का HCF 9 है और एलसीएम आपको ये दिया गया है। तो एलसीएम 9 है और HCF आप
HCF 9 है और LCM निकालना है, तो LCM गुणा HCF बराबर A इंटू बी हो जाता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, ना ज्यादा शॉर्ट कर दिया है ना। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा होता है, LCM इसमें बनेगा नहीं, प्रॉब्लम ये है। आपको समझाया हुआ है मैंने, आप जाना देखना चाहें तो वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th का एकदम सब कुछ समझाया हुआ, वहां पर आप देख सकते हैं। और परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए इसका ये वाला विकल्प में पूछ लिया जाता है कभी कभार। और यदि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो रूट के अंदर लिखी हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो सब की सब अभाज्य संख्याएं अगर रूट के अंदर लिखी हैं तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर से विभाजित है ना, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है, धनात्मक पूर्णांक होगा, और p क्या हो जाएगा फिर ऐसी कंडीशन में कि p कोई अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर लिखी है वो, तो उसको हम फिर कह सकते हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर a की बात की जाए तो ये क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा, है ना। इसमें एग्जाम्पल एक दिया गया है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध आपके जो स्कूल में है, आपके कोचिंग सेंटर में उन्हें समझाया होगा कि किस प्रकार से लगाना है, तो आप वहां से देख सकते हैं। या फिर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसमें थोड़ी सी मेथड चेंज है, और जो मैंने समझाया हुआ है थोड़ी सी चेंज है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चेंज है उसमें, केवल मैंने PQ लिया था, इसमें A और B लिया है, कुछ नहीं होता है। देखिए रूट, जब आपको ये सिद्ध करना हो कोई संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो मान लेना है उसके विपरीत, है ना। जैसे इसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो हमें मान लेना है, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट 2 बराबर A बटे B, जहाँ B बराबर 0 नहीं होगा और A और B सह अभाज्य होंगी, मतलब A और B में कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। दोनों पक्षों को हम वर्ग कर देंगे, तो यहाँ रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ A स्क्वायर बटे B स्क्वायर आ जाएगा। इस B को हम इस साइड ले जाएंगे, तो A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस 2 को हम यदि इसके एक A स्क्वायर के नीचे ले जाएं, तो यहाँ से स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि 2 है जो 2 A स्क्वायर को विभाजित करता है ना, मतलब A स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब A भी 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 2 A को भी विभाजित कर देगा। जब A भी 2 से विभाजित है, A स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं ना कि A का एक गुणनखंड 2 है ना। एक गुणनखंड क्या है, 2 है, क्योंकि वो 2 से A भी विभाजित हो रहा है और A स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है। फिर हमें क्या करना है, A की जगह कोई दूसरा मान ले लेना है, वो भी इस के गुणनखंड के रूप में, क्योंकि गुणनखंड तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि A का एक गुणनखंड 2 है, तो 2 के गुणनखंड के रूप में कोई हम कोई भी पद ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने C ले लिया एक पद, तो क्यों ये 2 क्यों लिया साथ में, क्योंकि 2 हम पता कर चुके हैं कि 2 A का एक गुणनखंड है ना, इसीलिए। तो 2A बराबर 2C ले लिया हमने, C, है ना। तो क्या करेंगे फिर, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर देना है आगे। इसमें बाकी डिटेल से आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा समझा देता हूँ पूरा। 2C स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर, 2C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अरे थोड़ा सा और, A स्क्वायर की जगह हम A की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे A स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2B स्क्वायर, है ना। तो जैसे हम इसका स्क्वायर कर दें, किसका, जैसे A का स्क्वायर किया होता तो समीकरण एक से, है ना, अभी कर ही देता हूं। जैसे यहाँ पर केवल A का मान निकालना है, तो A का मान कैसे निकालेंगे, सॉरी A स्क्वायर का मान, तो इसका A स्क्वायर है ना, 2B स्क्वायर है,
एक ही जगह मान रख दिए सी का, एक ही जगह इसमें सी का मान रख देंगे। समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर, तो इसमें रख देंगे। जैसे ही हम मान रखेंगे तो क्या बनेगा, इसकी जगह पर 2c² बराबर 2b² है ना। इसका स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे तो 2 दूनी 4 और c², यहाँ 2b², यहाँ से 2 इस साइड आएगा तो 2 से 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2c² और यहाँ पर b², उल्टा लिख दें b² बराबर 2c²। ये इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज सिद्ध हो रही है कि जो b² है वो 2 से विभाजित है ना। 2 b² को विभाजित कर देता है, b² को क्या कर देता है, 2 विभाजित कर देता है, तब 2 b को भी विभाजित कर देगा। ऐसे ये पता चल जाता है कि 2b का भी एक गुणनखंड है। तो हमने ये देखा है, स्पष्ट हो जाता है कि 2a का भी एक गुणनखंड है और b का भी एक गुणनखंड है। और जबकि हमने ऊपर क्या देखा था, क्या सिद्ध किया था, वहां पर मतलब लिखा था कि a और b में कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब दोनों ही कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। जबकि इस तथ्य का ये विरोध कर रहे हैं, है ना। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को आपको लगाना है। जैसे देखिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको ध्यान से लगा लेना है। और फिर इसके बाद आप देखिए वैकल्पिक क्वेश्चन इसमें पूछे गए, तो 96 और 404 का HCF आपको निकालना है। तो इसमें 4 इसका राइट आंसर है ना, निकाल के देख लेना, 4 हो जाएगा इसका। 12 और 15 का HCF क्या होगा, ये आपको देख लेना है ना। ये आपके इस क्वेश्चनों को आप इनको लगा लीजिए एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आपकी पूछे जाना है और इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आप इस PDF को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। ये देखिए पूरे वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये MP बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किए हुए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, है ना। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो इन क्वेश्चनों से आपको बहुत फायदा होने वाला है ना। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनमें से आने की संभावना होती है। यहाँ से देखिए एक शब्द में क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ये एक शब्द में ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब बड़े अंकों में भी ये क्वेश्चन आप पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। जैसे ये देख सकते हैं, इनका HCF और LCM निकालना है। व्याख्या कीजिए कि ये और ये दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 के HCF और LCM निकालिए। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। इस प्रकार से ये दिए गए क्वेश्चन हैं। फिर ये इसकी की उत्तरमाला है जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के ये उत्तर हैं, प्रश्न क्रमांक 2B के ये 2 उत्तर हैं, प्रश्न क्रमांक C के देखिए 7 जिसमें दिए गए हैं वो इनके चौथे के ये हैं, ठीक है, 5वें के। इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म होता है। जब सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना, जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है उसकी।